पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत वकला के पास है और आपस में इख्तलाफात किसी से ढके छुपे नहीं हैं। एक ऑडियो आती है जिसके अंदर लतीफ़ खोसा साहब बुशरा बीबी के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं। मुबैन ऑडियो इसको हम कहेंगे क्योंकि उसकी तस्दीक खोसा साहब ही कर सकेंगे कि वो ऑडियो दुरुस्त थी या नहीं थी। उन्होंने गोके किसी जगह तस्दीक भी की है लेकिन हम तक वो अल्फाज पहुंच नहीं सके। उस ऑडियो लीक के बाद बहुत से सवाल उठ रहे हैं कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और ख़ास तौर पर इमरान खान साहब की बहनें और बुशरा बीबी के दरमियान कोई इख्तलाफात मौजूद हैं? अगर है तो किस नोयत के इख्तलाफात हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल क्या होगा? क्योंकि इंट्रा पार्टी इलेक्शन हो तो चुके हैं, बिला मुकाबला मुंतखब अफराद हो चुके हैं, लेकिन उसके बाद इन अफराद का यानी कि बैरिस्टर गौहर और दीगर लोगों का मुस्तकबिल क्या होगा? क्या इलेक्शन कमीशन इसे कबूल करेगा या नहीं करेगा? पहला इंटरव्यू है लतीफ़ खोसा साहब का उस ऑडियो लीक के बाद कि जिसके बाद बहुत सी चीज़ें वजाहत के काबिल हैं। खोसा साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। खोसा साहब, हमने तो आपको कभी प्रोग्राम के अंदर भी जो है ऊंची आवाज़ में बात करते हुए या तर्क ज़बानी करते हुए कभी देखा नहीं। और दूसरी बात यह कि मैं वाज़ेह कर दूं कि ऑडियो लीक ज़ाहिर है किसी की प्राइवेट गुफ्तगू को डिस्कस करना या उसके ऊपर कोई ठट्टा उड़ाना, मजाक उड़ाना, ये कोई अच्छा अमल नहीं है। लेकिन ये पब्लिक प्रॉपर्टी एक बन चुकी है, लीक होने के बाद लोग इसके ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं, तो बेहतर पोजीशन आप ही वाज़ेह कर सकते हैं। और वो बेहतर पोजीशन यही है कि मैं तो नहीं समझता कि आपने कभी किसी के साथ सख्त आवाज़ में, ऊंची आवाज़ में बात की हो, तो फिर खान साहब की बहनों के हवाले से क्यों उस ऑडियो के अंदर ये कोट हुआ कि आपने उनके साथ कोई बदतमीजी की है? क्या मामला आखिर था क्या? देखें, एक बात तो ये है कि ये प्रिविलेज टॉक होती है और मैं इस पे कोई गुफ्तगू करना नहीं चाहूंगा क्योंकि आइन और कानून के तहत भी आप ना मुझसे पूछ सकते हैं ना कोई दुनिया का शख्स पूछ सकता है। और पाकिस्तान न बनता अगर डॉक्टर अमीरुद्दीन जो है ये इंकशाफ कर देते कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ट्यूबरक्लोसिस की आखिरी स्टेज पर हैं तो मौखर हो जाता, ये 14 अगस्त ना आता। तो देखिए, ये एतमाद के ऐसे रिश्ते होते हैं। बाज़ औक़ात अदालत में भी मैं जज साहब को कहता हूँ, जी फरिश्ते ऊपर बैठे हुए हैं, मैं अपने साहिल के साथ बात नहीं कर सकता है इमरान खान के साथ, तो फिर वो उनको हटाना पड़ता है और फिर हम अलहदगी में बात करते हैं ताकि कोई तीसरा शख्स सुने भी ना। और अगर मैं कोई इंकशाफ करता हूँ या बताता हूँ तो भी मैं अपने ओहदे से अपना पेशा वराना जो मेरा एक हल्फनामा है जो आइन और कानून के तहत लिखा हुआ है कि मैं किसी से बात नहीं करूँगा, उसका इनहराफ है। बाकी मैं थोड़ा सा आपकी तशफ़ी के लिए अर्ज कर दूँ कि देखें, आजकल तो बहुत आसान है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए आप मैं बात कर रहे हैं ना, जी जी, तो कोई भी शख्स मेरी और आपकी आवाज में कुछ भी सुना सकता है रिकॉर्डिंग करके। बिल्कुल इतना आजकल ये जिद्दत इसमें आ चुकी है। मैं इसकी तस्दीक और तरदीद बिल्कुल नहीं कर रहा, ना मैं करूंगा। अलबत्ता ये है कि देखिए, इख्तलाफ राय बहन और भावज के दरमियान भी हो सकता है, भाइयों के दरमियान भी हो सकता है और नंद भाभी के दरमियान होता है। ये कोई ऐसी बात नहीं है। अगर किसी एक लफ्ज पर कि एक लफ्ज के पिटिशन के इजाफे में या इंदराज में कोई बहनों को एतराज था तो मैं अपने कभी भी पेशा वराना जो मेरा काम होता है मैं उसमें किसी की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करता और मैं बहुत आर्टिकुलेट और चूज करके अल्फाज इस्तेमाल करता हूं जो मेरी साहिल मुझे हिदायत करता है। मैं हमेशा उसी को एक कानूनी जायचे में लाके करता हूं और मैं उसके बाद किसी की मुदाखलत में ना सुनता हूं ना मैं उसको जो है उस पर पजीराई करता हूं लेकिन बदतमीजी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। मैंने कभी मर्दों के साथ नहीं किया है तो मैं एक बुजुर्ग औरत के साथ कैसे कर सकता हूं। तो बाकी रहा ये है कि अगर कोई ऐसी बात है तो आप देख लें कि मैंने अपनी पार्टी जिसके साथ मेरा 50 साल 56 साल का ताल्लुक है, मैंने उनको भी इजाजत ना दी कि आप मेरे पेशे में मुदाखलत करें। जब उन्होंने ये एतराज किया, मुझे नोटिस दिया, शो कॉज नोटिस, कि आपने इमरान खान के मुकदमात क्यों लिए हैं, तो मैंने कहा कि देखें ये मेरा पेशा है, मैंने इसका ना जवाब देना है और ना मैं इसकी मुदाखलत बर्दाश्त करूंगा किसी की भी। तो इसलिए देखें, ये हमारा पेशे के तकद्दस में आप ये ना पूछें, ना मैं इससे ज्यादा बात करूंगा। अच्छा खोसा साहब, क्या आप ये बता पाएंगे कि आपको हायर किसने किया? यानी कि आप जब वकील इमरान खान साहब के करार पाए
तो आपसे बुशरा बीबी ने राब्ता किया या आपसे राब्ता करने वाले इमरान खान साहब की बहनें थीं या उनकी पार्टी के कुछ लीडर्स थे? तो किसके राब्ते के बाद आपने केसेस लिए और आपको केस के ऊपर ब्रीफिंग कौन देता है? देखिए, इमरान खान साहब मेरे घर में तशरीफ लाए थे, सारी दुनिया आपने देखा, सारी दुनिया ने देखा। उन्होंने वहां आकर जब मेरे घर पे फायरिंग हुई थी तो वो खैरियत दरियाफ्त करने आए, तो उन्होंने बात बताई कि जी देखें, मेरा शर के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है और मुझे कत्ल के मुकदमे में और PS to PM जो है सारे चैनल्स आपके उन दिखा रहे हैं कि इमरान खान ने कत्ल करवाया है और इमरान खान को फांसी होनी चाहिए और जाने क्या क्या होना चाहिए। कहते हैं मेरे फरिश्तों को नहीं पता। तो मुझे वो ममासलत नज़र आई जुल्फ़िकार अली भुट्टो को, जिस तरीके से एयानत में 109 में जो है एक अदालती कत्ल के ज़रिए लहद में उतार दिया गया। तो मैंने कहा मैं ये दूसरे जो है एक हार्ट थ्रॉब पॉपुलर लीडर को इस तरह से जो है मैं दिफा करूंगा, इसका मेरा हक बनता है और उसका भी हक बनता है कि वो मेरी। और फिर उन्होंने कहा कि देखें, साइफर वाला जो है ये एक डोनाल्ड लू धमकी दे रहा है पाकिस्तान को, हुकूमत में मुदाखलत की और साजिश हो रही है। और फिर उसमें भी मुझे मुमासलत नज़र आई कि हेनरी किसिंगर ने भुट्टो को हुक्म दिया था या धमकी दी थी कि आप एटम बम बनाना बंद कर दें वरना आपको इबरत का निशान बना देंगे। और हमने हेनरी किसिंगर और अमेरिका के खिलाफ तो कुछ ना किया, ज़ियाउल हक और मौलवी मुश्ताक ने मिलकर उसको फांसी देकर भुट्टो को और कब्र में उतार दिया। तो मुझे दोनों चीज़ों की मुमासलत नज़र आई और मुझे इमरान खान ने खुद एंगेज किया था। उनके बाद कौन वो जब जेल में चले गए तो खोसा साहब डे टू डे अफेयर्स होते हैं ना बहुत सारे, जाहिर है कि वकील के साथ अपने जो है वो कौंसल के साथ तो मुस्तकिल आपको राब्ता करना पड़ता है कि जी अपडेट है, ये डॉक्यूमेंट्स हैं। इसमें आप ना पूछ सकते हैं ज्यादा। मैं बुशरा बीबी का भी वकील हूं, बुशरा बीबी के भी मैंने केसेस में, अल-कादिर में भी मैं वकील हूँ, उनका तोशा खाने में भी मैं वकील हूँ। और ये जो आईनी दरख्वास्त दी है कि मोहतरम इमरान खान साहब की जिंदगी को ख़तरा है, ये भी बुशरा बीबी ही की तरफ से दायर की हुई है। सो बुशरा बीबी का मैं वकील हूँ भाई। तो जिनका मैं वकील हूँ अपने मुवक्किल से हिदायत लेना। और अल-कादिर में दोनों हैं, बाय द वे, तोशा खाना में इमरान खान और बुशरा बीबी दोनों हैं। और जो मैंने कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन की है कि ये वीडियो लीक जो बुशरा बीबी की गई हैं और उनको वॉइस मैचिंग के लिए ये कोहसार थाने में बुलाया जाता है, वो भी मैंने की हुई है, जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सितार साहब ने सारे एजेंसीज को बुलाया हुआ है, वफाकी हुकूमत के भी सारे सेक्रेटरीज को बुलाया हुआ है। और उन्होंने कहा है किस कानून के तहत आप ये जो है फोन टेपिंग करते हो, ऑडियो टेपिंग करते हो, किस कानून के तहत आप ये चैनल्स पे चलाते हो। पैमरा से भी पूछा है कि आप बताएं कि आपको ये जुर्म है, और उन्होंने ये तस्लीम किया है कि कोई कानून ऐसा नहीं है जिसमें, हाँ, अगर रियासती कोई जो है इदारे और वो भी अदालत की इजाज़त के साथ, अदालत के हुक्मनामे के साथ जो कोई भी नाम पैद है। और बुशरा बीबी को जो तलब किया था जो है कोहसार थाने में SP इंटेलिजेंस ने वॉइस मैचिंग के, वो हुक्मनामा भी मुअत्तल कर दिया जस्टिस बाबर सितार साहब ने। सो मेरा तो मैं उनका वकील हूं भाई। ठीक हो गया। और इन सारे केसेस में इनकी सारों की मुश्तरका जो है मुश्तरका मामलात हैं सारे। अच्छा, इमरान खान साहब के भी। और हर हफ्ते मेरी इमरान खान से जेल में मुलाकात होती है, अलहदगी में होती है। इसलिए अगर कोई चीज तिश्नगी रह जाए तो मैं उनसे पूछता हूं। और बाय द वे, कोई ऐसा तजाद और तफावत, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट मियाँ बीवी के दरमियान नहीं है कि मैं कहूं कि मैंने उनसे पूछ लिया है तो दूसरे से क्यों पूछूं या क्यों उसकी तस्दीक करवाऊं। इसलिए खुदारा इस चीज को, बहस को बंद करें। ये मेरा और क्लाइंट्स का मामला है और मेरे पेशे का तकद्दुस मजरूह कर रहे हैं आप, इसलिए प्लीज इस पे आगे बात ना करें। अच्छा सर, आपने कहा कि खान साहब की जान को खतरा है, तो खान साहब की जान को खतरा और फिर जहर वाली एक बात हुई थी, एक वकील साहब ने बाहर आके बात की कि खान साहब को खुदा न खास्ता जहर दिया जा सकता है। तो जान के खतरे में आप लोगों के पास क्या चीजें हैं
क्या जहर वाली बात जो है वो ज़्यादा वैलिड है, या और कोई दूसरी चीज़ें हैं कि जिसकी वजह से आप समझते हैं कि उनकी जान को खतरा है जेल में? देखिए, एक बीवी जो है वो अगर महसूस करती है इस चीज़ को और वो अपने एहसासात को जो है अदालत के सामने लाना चाहती है और उसका एक बैकग्राउंड उसके पास मौजूद है, जो आपकी वजीराबाद में कातलाना उन पर हमला हुआ और जिस तरीके से माशाअल्लाह PS to PM अता तारड़ साहब ने कहा कि जी देखें रुश्दी का वकील इन्होंने रख लिया और ये गुस्ताखे रसूल है, तो ये एक मजहबी कार्ड खेल कर कोई किसी जनूनी से हमला करवा कर, जिस तरह लियाकत अली खान पर 1952 में एक हमला करवाया गया और उसको भी वहीं मार दिया गया और आज तक कोई पता नहीं है कि लियाकत अली खान का क्या हुआ। तो इस तरह के हमारे पास जो है मुल्क में मौजूद हैं, ऐसी नज़ायर मौजूद हैं। तो अगर उनकी एक स्पेक्युलेटिव आउटरीच थी जिसका इजहार करके मैंने अदालत में पेश कर दिया और अदालत ने सभी को पाबंद किया कि इनकी जान को आपने हिफाजत करनी है क्योंकि ये आपकी कस्टडी में रियासत की, तो उससे एक माने हो गए, उससे उनको सिक्योरिटी एक किस्म का तहफ़्फ़ुज़ मिल गया, बीवी को और बहनों को भी लामहला मिल गया। तो इसमें कौन सी ऐसा बात है जिसको आप नेशनल इशू के तौर पर जो है अखबारात ले रहे हैं या मीडिया ले रहा है? मुझे नहीं समझ आता कि इसमें कौन सा ऐसा कौमी अच्छा ठीक है। खुशा साहब, आप जब इमरान खान साहब से मुलाकात करके जेल से बाहर आए थे तो आपका बयान ये था कि चेयरमैन इमरान खान ही रहेंगे। दूसरी जानिब मरवत साहब जो हैं, जब वो आए तो उन्होंने आके ऐलान किया कि जी इमरान खान साहब ने कहा है कि इंतखाब करवाएं, इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाएं, और बैरिस्टर गौहर साहब को नामजद किया गया, ये हमें बैरिस्टर अली जफर ने हमें बताया। तो दोनों मामलात के अंदर जो है वो हमें तजाद नज़र आया और बाद में वो बात ज़्यादा दुरुस्त साबित हुई या हकायक के करीब साबित हुई कि जिसमें बैरिस्टर गौहर साहब जो है वो PTI के चेयरमैन मुंतखब अब हो भी गए हैं। तो ये दोनों बातें मुख्तलिफ कैसे थी? नहीं, दोनों बातें ठीक थी, मैंने खुद उन्हें मुबारकबाद दी है। देखिए, आज भी इमरान खान ही पार्टी के चेयरमैन हैं, ये गलत फहमी मैं आपके और कौम के ज़हन से निकाल देना चाहता हूँ। देखिए, हमने जब हमें इस तरह की एक नौबत आई कि नवाज शरीफ साहब को और बेनज़ीर को जो है मोहतरमा बेनज़ीर को ये जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने बाहर भेजकर कहा कि जब तक कोई हाजिर नहीं आएगा वो उसको इलेक्शन लड़ने का अख्तियार, और पार्टी वो जो है पार्टी ही इलेक्शन नहीं लड़ सकती है। तो आपको याद होगा, कोई इतनी पुरानी बात नहीं है कि हमने एक सारी रात बैठकर मियां नवाज शरीफ साहब का उनका मुस्लिम लीग नून का ये था वो था ख्याल था कि बाइकआउट करना चाहिए, लेकिन हमने कहा हमें बहुत औलिया बाइकआउट का एक नतीजा हमने देखा, गैर जो जमाती एक पार्लियामेंट वजूद में आई और जो कुछ इस मुल्क के साथ हुआ वो हमने देख लिया। हम बाइकआउट किसी कीमत पर नहीं करेंगे और इसीलिए सारी रात बैठकर 4 पीस बनाया गया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन जो आज भी है, और उसमें हमने मखदूम अमीन साहब को जो है उसका सदर बनाया जो आज भी मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब हैं सदर। तो देखिए उस वक्त भी, और मोहतरम नवाज शरीफ साहब ने जावेद हाशमी साहब को सदर बनाया और राजा जफरुल हक साहब चेयरमैन रहे। तो ये दोनों पार्टीज, बड़ी पार्टी ने एक स्ट्रैटेजी की, लेकिन क्या कभी वो मखदूम अमीन फ़हीम ने फैसले किए या कभी जावेद हाशमी ने जो है मुस्लिम लीग नून के फैसले किए? उसका भी जो है बेनज़ीर रानी शहीद बेनज़ीर भुट्टो रही उसकी पीपल्स पार्टी की सरबरा, और मोहतरम नवाज शरीफ साहब रहे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। तो ये स्ट्रैटेजी बाज़ औक़ात ऐसी सिचुएशंस में आती है, इसीलिए मेरा ये कहना ज़रूरी था कि मोहतरम इमरान खान साहब ही सदर हैं और वही PTI के सदर रहेंगे। PTI का कोई इब्हाम नहीं होना चाहिए। आपको क्या ख्याल है कि बैरिस्टर अली गौहर साहब बहुत मोहतरम है, मेरे तो शागिर्दों की तरह है, बच्चों की तरह है, वो अच्छी बात है एक स्ट्रैटेजी को कि बल्ले का निशान होना चाहिए, पार्टी को हक होना चाहिए इलेक्शन लड़ने का, और करोड़ों जो परस्तार हैं मोहतरम इमरान खान साहब के वो उस तरह से इधर उधर यानी कि ये खुशा साहब यानी कि ये उस्मान बुज़दार होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जो मुंह भी बंद रखेंगे और काम भी चलता रहेगा।
नहीं, मैं उनकी, देखिए तस्दीक मकसूद नहीं है, ना प्लीज कीजिएगा, ना मुझे इसमें साइड कीजिएगा, लेकिन फैसले इमरान खान साहब ही करेंगे पार्टी के, सिंबॉलिकली जरूर उन्हें बनाया गया है। और जब उन पर ये तलवार लटकती खत्म हो जाएगी तो सब्स्टिट्यूट भी फिर वो मोहतरम, जिस तरह पीपल्स पार्टी के असल आ गए और इसी तरह जिस तरह मुस्लिम लीग नून के कहाँ गए जावेद हाशमी, इसी तरह बैरिस्टर गौहर अली खान साहब भी एक बहुत जो है एक कमिटेड किस्म के पीटीआई के कारकुन होने के नाता से वो अपना किरदार अदा करते रहेंगे, लेकिन फैसले जो है मोहतरम इमरान खान साहब ही करते रहेंगे, इसमें कोई इब्हाम नहीं होने चाहिए। अगर आपने नाअहली के बावजूद अगर आप मोहतरम नवाज शरीफ साहब को सुप्रीमो कहते हैं तो इनको भी आप सुप्रीमो कहें या जो मर्जी कहें, ये पार्टी के हेड इमरान खान ही रहेंगे, यानी कि दिलों के चेयरमैन इमरान खान साहब रहेंगे और पार्टी के चेयरमैन अली गौहर साहब होंगे। ये बिल्कुल इसी तरीके से हो जाएगा जैसे नवाज शरीफ साहब के लिए कहा था। एक ब्रेक लेता हूं खोसा साहब, मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूं। शेर अफजल मरवत साहब का दावा था कि इमरान खान साहब ने उनको हिदायत दी है कि पाकिस्तान की बहादुर अफवाज के खिलाफ जलसों के अंदर बातचीत ना करें। आपसे भी क्या कभी ऐसी बात हुई? लेकिन ब्रेक के बाद पूछेंगे। ब्रेक के बाद खुशामदीद। लतीफ खोसा साहब मेरे साथ मौजूद हैं। खोसा साहब, आपकी जब भी खान साहब से मुलाकात जेल के अंदर हुई है तो आपने महसूस किया कि सियासी मुखालफिन के हवाले से, दीगर सियासी जमातों के हवाले से जो इमरान खान साहब ने एक इंतहा का मौक़िफ़ लिया हुआ था उसमें कोई तब्दीली आई है? वो बातचीत करना चाहते हैं, जमहूरी मामलात को आगे बढ़ाने के लिए सियासी जमातों के साथ चलने के लिए तैयार हैं, और फिर ख़ास तौर पर जिस तरीके से इदारों के ऊपर वो तनकीद किया करते थे जलसों में खड़े होकर या अपनी निजी महफिलों के अंदर, उसमें उस मौक़िफ़ के अंदर वो कोई तब्दील लाए? देखिए, एक बात तो बहुत ज़्यादा, जब भी बात हुई तो खान साहब ने कहा कि हमसे ये जो है गलत फहमियाँ दूसरी जानिब ये पैदा करवाई गई, और हत्ता कि जब हमने ये साइफर के सिलसिले में आ रहा था कि जब मैंने कैबिनेट मीटिंग उन्होंने कहा बुलाई साइफर को डी क्लासीफाई करने के लिए, तो उन मुख्तदर हलकों को ये एहसास हुआ कि शायद कोई इसमें कोई ऐसा फैसला करने जा रहे हैं उसमें, और फिर वो रात को अदालतें खुलवा दी गई और पता नहीं क्या क्या, उनको स्केयर आ गया, उनको जो है एम्बुलेंसेज आ गई और जेल वैन आ गई, तो उससे जो है गलत फहमी पैदा हुई। हालांकि वो कहने लगे कि कोई ऐसा ना तस्वर था, ना कोई ऐसा एजेंडा था, ना काबीना में ऐसी बात की डिस्कशन थी, वो तो डी क्लासीफाई करने के लिए थी। तो यही मैंने जब पूछा और उनकी बातों से अखज़ किया कि वो बिल्कुल जो है वो कतन ऐसी कोई कन्फ्रंटेशन ना चाहते हैं, ना तस्वर करते हैं। वो अलबत्ता जिस तरह से डाका मारा गया पाकिस्तान की धरती माँ पर, जिस तरह से किया गया, वो उस पर बिल्कुल आज भी कायम है, और वो तस्वर करते हैं कि एक रूथलेस अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, और धरती माँ को जिसने भी लूटा है उनको कैफर किरदार तक होना चाहिए, और वो जो लूटी हुई दौलत है वो पाकिस्तान के अवाम की मिल्कियत है, उनके खजाने में आनी चाहिए। इसमें उनका जो है कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। लेकिन खोसा साहब, आप इतने पुराने सियासतदान हैं खोसा साहब, आप जाहिर है कि जो आपकी गुफ्तगू है वो इस बात की अक्कास है कि आपने माजी के बहुत सारे हालात अपने ऊपर झेले भी हैं और देखे भी हैं। तो आप समझते हैं कि पाकिस्तान में बगैर किसी सबूत के दीगर लोगों को चोर करार देना, उनके साथ ना बैठना, सियासी जमातों के बजाय इस्टेब्लिशमेंट की तरफ जो है वो इक़्तिदार के लिए देखना, और इस्टेब्लिशमेंट को फिर जहाँ इक़्तिदार ना मिले वहाँ पर जो है वो जलसों में, मतलब ये खान साहब कहें कि गलत फहमियाँ फैलाई, ये तो मुझे तो ये खुद एक गलत फहमी लगती है, क्योंकि मैंने तो खान साहब की वो तकरीर सुनी कि जब लिबर्टी चौक के ऊपर उन्होंने तकरीर की और उन्होंने जो है वो अफवाज पाकिस्तान के जनरल्स के नाम लिए, अस्करी इदारों के, खुफिया इदारों के जनरल्स के नाम लिए, फिर लॉन्ग मार्च के साथ मैं भी 4-5 दिन चलता रहा जहां तक अटैक नहीं हुआ, उससे पहले तक तो वहां पर भी वो बार बार नाम लेते रहे, शुरू यहीं से करते रहे। उन्होंने ये भी कहा कि जी मैं शहबाज शरीफ से बात क्यों करूं, मैं बात तो उनसे करूंगा जो असल में ताकत का सरचश्मा है। तो अगर ताकत का सरचश्मा आप आवाम को समझे ही ना, अस्करी इदारों के ऊपर आप तनकीद करें। मेरा सवाल थोड़ा तवील हो रहा है लेकिन वजाहत जरूरी इसलिए है कि ये सारा कुछ खान साहब करते रहे। अगर खान साहब ये सब कुछ करते रहे तो अब उन्हें कोई एहसास इसके ऊपर आप समझते हैं कि अभी भी नहीं है? वो ये समझते हैं कि बाकी लोगों के साथ नहीं बैठ सकते क्योंकि वो चोर डाकू हैं। देखें, ताकत का सरचश्मा आवाम तो बिल्कुल हैं। आज भी जरा सर्वे पोल करवा लें, गैलप पोल करवा लें,
आपको पता चल जाएगा कि ताकत का सरचश्मा अवाम या जमहूर जिसे कहते हैं, उनकी दिल की धड़कन कौन है और वो किसे चाहते हैं। आज भी इलेक्शन अगर तवालत का शिकार किया जा रहा है और होता चला आया है, आपको भी समझ है, सभी को पता है, बाशऊर लोगों को, कि तवालत क्यों हो रही है। इसलिए कि मस्बत नताइज, जो ज़ियाउल हक कहा करता था, 90 दिन का जो है आइन में जिक्र है और उसमें भी जिक्र है, उसके फैसले में भी उसकी कमिटमेंट भी थी, वो 11 साल तक ना हो सके, लेकिन मस्बत नताइज चूंकि उसको नजर आ रहे थे कि पीपल्स पार्टी जो है वो स्वीप करेगी, भुट्टो की शहादत हो या शहादत उसके मुकदमा जो उसको निकाल कर जो किया था। ये जब आप सियासी शहीद किसी को बनाते हैं ना, तो फिर सियासी शहीद का फिर आपको वो भी खमियाजा भी भुगतना पड़ता है। देखें, जहां तक ताल्लुक है ये, अगर वो जोश खिताबत में, तो जरा नवाज शरीफ के निकाल के देख लें और इसी तरह जरा बाकी क़यादतों के निकाल के देख लें। क्या ऐसे में जब भी किसी पर कोई इस तरह से निकाला जाता है, वजीर आजम जब भी आए, मुझे क्यों निकाला हो, या भुट्टो साहब को जो आप देख लें उन्होंने क्या ज़ियाउल हक के बारे में कहा था, और रानी शहीद बेनज़ीर भुट्टो, या जिस तरह जब आप किसी को इस तरह से निकालते हो तो फिर उसका गम और गुस्सा जो निकलता है वो मैं कोई जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं सर, मैं कह रहा हूं कि बिल्कुल, और ठहराव आ चुका इमरान खान के उस तबीयत में, बिल्कुल ठहराव मैंने महसूस किया। और उन्होंने कहा ये 3-4 महीने की जो मुझे ये मिली है, तन्हाई मिली है और कैद मिली है, और जो मैंने कुरान शरीफ का जिस तरह से मैं समझा हूँ, जिस तरह किया है, मैं हजार गुना स्पिरिचुअली, मेंटली और फिजिकली ज्यादा बाशऊर और स्ट्रांग एमर्ज हुआ हूं। तो उन्होंने कहा, मैंने यही बात की कि आप अगर इस तरह से हर एक के साथ आड़ा लगाते हैं तो फिर आप कैसे वे फॉरवर्ड निकलेगा। उन्होंने कहा नहीं, मैं तो कानून और आइन के मुताबिक चाहता हूं कि अमलदारी हो। जहां तक आपने कहा सभी को चोर डाकू माफ कीजिएगा, मैं हेड था जो बिलावल भुट्टो चेयरमैन ने बनाई थी कमेटी, मैं सेक्रेटरी जनरल था, मेरे साथ एतजाज आसम थे, फारूक नायक थे, ये रजा रब्बानी थे, और ये अपना हमारे इस वक्त जो साबका चेयरमैन भी रहे, आप सेक्रेटरी जनरल हैं, वो भी थे। तो हमने जो पानामा लीक के सारे मवाद थे उनको देखा, फिर जो ब्रॉड शीट ने जो एसेट रिकवरी जो मोहतरम नवाज शरीफ एंड फैमिली की वो थी, फिर जेआईटी के सारे 10 वॉल्यूम्स थे, माफ कीजिएगा, जो ऑफशोर 6 कंपनियां जो शेल कंपनियां नवाज शरीफ फैमिली की थी, जिसमें नेल्सन थी, नेस्कोल थी वगैरह, जिस तरीके से पाकिस्तान से लेयरिंग मनी लॉन्ड्रिंग की गई, फिर इसहाक डार साहब का कन्फेशनल स्टेटमेंट, जिस तरह काजी फैमिली के जो है अकाउंट्स लंदन में इनके शरीफ फैमिलीज के दौलत को भेजकर उसको जो है लेयरिंग की गई, वन हाइड पार्क जिस तरह खरीदा गया, पार्क लेन व्यू के फ्लैट्स जिस पैसे से खरीदे गए, वो कतरी खत जो लहराया गया, माफ कीजिएगा वो मेरे चूंकि अपने हाथों से निकला है, और अरशद शरीफ भी उस वक्त जो है काफी उनको आगही भी थी, और उनको भी जो जहां से भी आपकी सोर्स होती है, मैंने कभी नहीं पूछी आपसे और ना ही हमें हक है पूछने का सोर्स, मगर उनके पास भी ये मुस्तनद किस्म के शवाहिद मौजूद थे, और ये कोई पाकिस्तानी एजेंसीज नहीं थी जो बना रही थी। तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि शरीफ फैमिली ने जिस तरह से लूट एंड प्लंडर किया है, इस धरती माँ का उसकी कोई मिसाल तारीख में नहीं है। लेकिन खोसा साहब कथा कलामी की माजरत, लेकिन जिन लोगों के आप माजी में वकील थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आला क़यादत के, तो इमरान खान साहब उनके बारे में भी यही सब कुछ कहते हैं कि जिनके साथ बैठकर आप जो है वो नवाज शरीफ के केसेस के ऊपर सारी वर्किंग करते रहे। तो कम से कम उनको ये समझा दें कि आपकी साबिका पार्टी, या अगर आप उस पार्टी के अंदर अब भी हैं, स्टेटस मुझे वाज़ेह नहीं है क्योंकि खामोशी से एक इख्तियार हुई है दोनों जानिब से, तो जो आपकी पार्टी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, अगर हम अभी भी उसको तस्वुर करें तो उसके ही लोगों को कम से कम वो चोर ना कहें, उनके साथ ही बैठ जाएं, कहीं तो बैठे ना किसी सियासी जमात के साथ तो अलाइन हो या बातचीत करें। देखें,
देखें, एक बात तो ये है कि वो जो एक कुछ मुकदमात तो अदालत में चल रहे हैं और कुछ मुकदमात जिनमें मैं खुद वकील रहा हूं, उनमें से जिस तरह से वो बरी हुए हैं और जिस अंदाज से शवायद वो हलकान होकर जो है सैफुर रहमान उस वक्त दुनिया में फिर रहा था, और जिस तरीके से आप सारी कौम ने सुने, हुक्मनामे जारी किए गए शरीफ फैमिली की तरफ से, उन हाई कोर्ट के जजों से, चूंकि वो अब इस दुनिया में नहीं है, मैं मुनासिब नहीं समझता नाम लेना, लेकिन सारे आपको पता है, फुल डोज दी जाए, इतना जायदाद को ख़त्म कर दी जाए, जुर्माने किए जाए वगैरह वगैरह। जजों से हुक्मनामे जारी करके जिस तरह से सजाएं की गई और जिस तरह से सैफुर रहमान में सारी दुनिया में जाकर और जनरल मुश्ताक उस वक्त डीजी था इसका नारकोटिक्स का, तो जब जरदारी साहब पर नारकोटिक्स का केस बना दिया तो उसके नोट, चूंकि मैं खुद उसमें वकील था और मैंने वो प्रेजेंट किया, उसने कहा they should wash the politicians should wash their dirty linen elsewhere and not use the narcotics force ANF को, they should not use the ANF force which has a credibility। तो वो नोट भी उनका मौजूद था, लेकिन फिर भी जरदारी साहब को ड्रग केस में भी वो जो है इन्वॉल्व करके उन पर हुआ, जो मैंने यहाँ बाइज्जत उन्हें बरी करवाया। तो देखें, जब आप फिर मिसाके जमहूरियत जब हुआ तो उसमें तस्लीम किया गया एक दूसरे के खिलाफ कि हमने झूठे मुकदमात दायर किए थे, और अब पाकिस्तान इंतकामी यानी नफरतों की सियासत का मुतहम्मिल नहीं है, और आइंदा हम और इसकी पर अमल करते हुए हमने अपने 5 साल के दौर में पीपल्स पार्टी ने एक भी मुकदमा नहीं बनाया था सियासी, और एक सियासी उसको पाबा सलासिल नहीं किया था। मैं एक ब्रेक लेता हूं, मैं एक ब्रेक लेता हूं, ब्रेक के बाद आता हूं। एक सवाल मैं आपके पास भी छोड़ के जा रहा हूं, नाजरीन भी ताकि कनेक्ट रहें, उनको भी मालूम हो सके कि हमने गुफ्तगू क्या करनी है। जिस तरह से आप बता रहे हैं कि जरदारी साहब के केसेस साबित नहीं हो सके और बहुत सारे केसेस के अंदर आप खुद भी वकील थे, नारकोटिक का आपने तस्करा किया, तो इस तरीके से तो एक तवील फहरिस्त जो है राना सनाउल्लाह से लेके मियां नवाज शरीफ और फिर मरियम नवाज साहिबा के केसेस की भी है कि जो अदालत में साबित नहीं हो सके, जिसमें जो है वो या तो नैब ने वापसी ले ली वो अपील, या जो है वो नाकाफी शवाहिद थे। फिर बहुत सारे मामलात हैं। राना सनाउल्लाह के केस का ही तस्करा अगर आप कर लें तो कोई वीडियो नहीं आ सकी, हालांकि एक साहब थे जो कहते थे जान अल्लाह को देनी है, और अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर भी उन्होंने इस तरह की गलत बयानी की, और बाद में वो कहते हैं कि जी वो तो कोई और साहब थे जो ये सब कुछ कर रहे थे। ब्रेक के बाद खोसा साहब के पास ये सवाल अभी छोड़ के जा रहा हूं, जवाब बाद में लूंगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद, सरदार लतीफ खोसा साहब मेरे साथ मौजूद है। खोसा साहब, सवाल मैं ब्रेक से पहले आपके पास छोड़ गया था, मुख्तसर सा बताया था ताकि जिन्होंने अभी ज्वाइन किया वो देख सकें। साफ पानी, आशियाना, कैलिबरी फोन, प्रॉपर्टीज, दाएं बाएं, ये वो, नैब रेफरेंस, पता नहीं क्या कुछ था मियां नवाज शरीफ के खिलाफ जो अब अदालतों में या तो नैब वापस ले रही है या साबित नहीं हो पा रहा। अब ये तो आप नहीं कह सकते कि सारे केस ही बिल्कुल ठीक थे, तो इसका मतलब ये है कि जिस तरीके से आप जरदारी साहब का कह रहे हैं तो नवाज शरीफ साहब भी का वकील भी ये सब कुछ क्लेम कर सकता है। यार, तुम चाहते हो कि मैं जिंदा मक्खी निकल जाऊं। जो चीज मैंने अपने हाथों से बनाई, अपने आंखों से देखी और कलम में दर्ज करके जो चीज हमने खुद अदालतों में पेश करते रहे, और ये जो है इलेक्शन कमीशन के पास भी गया, सुप्रीम कोर्ट में भी चलता रहा। सुप्रीम कोर्ट में जो है जितने शवाहिद आए और जितने फिर जो है 10 वॉल्यूम्स में मौजूद हैं, आज आप उसका खुद ज़रा कर लीजिएगा, तजज़िया कर लें। और आज भी पाक लैंड व्यू में रह रहे हैं। आज भी वन हाइट पार्क जो 15 अरब की थी 50 अरब में बेची गई, बहरिया ट्रस्ट को बेची गई, वो भी आज भी चल रहा है मुकदमा। हसन नवाज साहब ने कहाँ से 15 अरब और 50 अरब में बाहर कैफ लिया। तो ठीक है, अब एडमिनिस्ट्रेशन बदल गई, अब सोच बदल गया, फिक्र बदल गया, मुक्तदर हल्के बदल गए, बादशाह सलामत को लाया गया है और इंडिया अज़्म किया गया है कि वज़ीर आज़म। मी लॉर्डशिप, अगर आप इजाजत दें तो आपको मैं इंटरप्ट कर लूँ। आप भी सर करते होंगे, हमने भी आपको इंटरप्ट कर लिया अदालत में। सर ये बताएं, मुक्तदर हल्के आपने कहा कि बदल गए, लाया गया, ये सारा कुछ, तो इसका मतलब ये कि पाकिस्तान में फिर जो निज़ाम इंसाफ है आप उसके ऊपर भी सवालिया निशान उठा रहे हैं कि मुक्तदर हल्के बदल जाएं तो फिर अदालतें भी बदल जाती हैं। देखें, अगर बायोमेट्रिक की मशीनें जो हैं वो एयरपोर्ट पर चली जाती हैं
और दूसरी तरफ बायोमेट्रिक के लिए इंसिस्ट किया जाता है और इमरान खान को 9 मई में अदालत आलिया के उस बायोमेट्रिक कमरे से 100 रेंजर्स जो है वर्दियों में जाकर उसको उठाते हैं और उसको गिरफ्तार करके ले जाते हैं और वकला को मजरूब करते हैं और अमले को हाई कोर्ट के मजरूब करते हैं और फर्नीचर को डिस्ट्रॉय करते हैं और उसका जो है सुप्रीम कोर्ट कहती है इल्लीगल है वो अरेस्ट और उसको रिलीज करती है। उस पर तो कोई कार्रवाई नहीं हुई है, लेकिन 9 मई के नीचे जो ऑर्केस्ट्रेट था सब कुछ दफन करके 10,000 पीटीआई के कारकुनों को पाबा सलासल करके सारे कायदीन को जो है वो विदर अवे करके, अब कोई चिल्ला काट रहा है 4 महीने बाद बरामद होता है, कोई जो है वो सुकून लेने के लिए ठंडे मुकाम पर चला जाता है और कोई आपका ही इमरान रियाज जो है वो जहनी तवाज़ुन खो बैठता है और हमारी लेकिन जो है वो एतराज के साथ वापस हो जाती है। यार रहम करो इस मुल्क पर, रहम करो इस मुल्क पर। बहुत मादत के साथ खोसा साहब 9 मई कैलकुलेटेड मूव भी तो था ना, ये भी तो आप देखें ना, ऐसा तो नहीं था कि लोग खुद से उठे और A to Z खैबर से कराची तक जो है वो अस्करी तंसीबात की तरफ उनका मुंह हो गया। सर ये तो किसी को पता ही नहीं होता। आपकी राय है, मैं क्या कह सकता हूं, लेकिन अगर आप बताएं जब के पुलिस का काम होता है अरेस्ट करना, रेंजर्स का क्या काम था? मुझे बताओ कि 100 रेंजर्स जो है वर्दी में अगर जाएंगे तो मुश्तैल आपका क्या ख्याल है कि जो पीटीआई वर्कर या आम पाकिस्तानी होगा, अगर वो अपना समझता है इमरान खान के साथ जुल्म और ज्यादती है तो वो पुलिस अगर पकड़ेगी तो रुख वो थाने का करेगा, वो कचहरी का करेगा, वो असेंबली का करेगा। अगर रेंजर्स वर्दियों में जाकर इस तरह से किसी को रफ अप करेंगे, हमने तहरीक चलाई थी इसलिए कि हमारे चीफ जस्टिस को इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी को बालों से पकड़कर उसको गिरफ्तार या घसीटा गया या रफ अप किया गया था, सारी कौम खड़ी। चले खोसा साहब मेरा आपका जबान खड़ा हुआ, मेरा आपका इस मामले के ऊपर इख्तलाफ है, जाहिर है कि वक्त बहुत और वो मुक्के वो आपका हक है, आपका हक है। वो मुक्के दिखाने वाला जो था जिसने करवाया था ये हरकत, ठीक है, ये भी मेरा तारीख में एक सबक सीखने वाली इस मामले के ऊपर 9 मई के कैलकुलेटेड मूव के ऊपर मेरा आपका इख्तलाफ है। लेकिन इख्तिताम की तरफ चलते हैं, फिर मेरे पास क्योंकि 2-3 मिनट रह गए, बहस बड़ी तवील हो जाएगी और फिर हो सकता है बहुत सारी जगह ऐसी भी है कि जहां मैं और आप भी गुफ्तगू शायद ना कर पाए। इंट्रा पार्टी इलेक्शन की अगर बात की जाए तो जिस तरीके से इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए, असबर एक बाबर साहब कहते हैं मैं चैलेंज करूंगा, तो अगर ये चैलेंज हो जाता है तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बल्ले का निशान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्टी का वजूद ये अभी खतरे में है? क्योंकि अचानक रातों रात हमने देखा कि नामालूम मकाम के ऊपर वोटिंग होती है और बिला मुकाबला लोग मुंतखब हो जाते हैं। ज़ाहिर वोटिंग हुई नहीं क्योंकि बिला मुकाबला मुंतखब हो गए। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर आपको लगता नहीं है कि इलेक्शन कमीशन दोबारा इस मामले को भेज सकता है? नहीं, इलेक्शन कमीशन कोई ऐसा वो कोई उनका अफसर नहीं है कि वो इलेक्शन को मॉनिटर करे। मैं खुद सेक्रेटरी जनरल बिला मुकाबला बना था, बिला मुकाबला ही मैंने इलेक्शन करवाए थे। जावेद बैस को मैंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया था और किसी और का नामजदगी का कागज नहीं आए थे। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी को बनाया, मैं जो है सेक्रेटरी जनरल बिला मुकाबला बना था। और इसी तरह जो है वो कायरा साहब जो है इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी बिला मुकाबला बने थे। अमजद जो है वो खजानची बना था और हमने बैठ के अपना बिलावल हाउस इस्लामाबाद में बैठ के वो बना के ये कागजात नामजदगी जो भी है ऐलान करके हमने मांग लिए थे। किसी और के कागजात ना आए तो हमने इलेक्शन पार्टीज के ऐसे ही होते हैं। ठीक सर, आपका क्या ख्याल है कि वहां जो है एक पूरा महफिल लगती है और जलसा लगता है और इलेक्शन कमीशन को कोई इख्तियार नहीं है? वैसे मैं आपकी इतला के लिए बता दूं, जो है चूंकि इमरान खान का नाम नहीं है, ये पार्टी रजिस्टर भी हो जाएगी, इसको जो है वो मिल जाएगा, बल्ले का निशान भी मिल जाएगा और इलेक्शन कमीशन भी चूम के इस फैसले को तस्लीम कर लेगी चूंकि इमरान खान का नाम इस पर पार्टी के। ठीक सर, बहुत शुक्रिया लतीफ खोसा साहब मेरे साथ मौजूद थे। बहुत सी बातें हुई, बहुत सी बातें रह भी गई और यही बातें हकीकत थी जो खोसा साहब ने आज हमारे सामने बयान की। आज के प्रोग्राम से इतना ही इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।